नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे मुगल एम्पायर चैप्टर के हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले हम लोग एक और वीडियो एमसीक्यू का ला चुके हैं। ये दूसरा वीडियो होने वाला है। इसमें आपको ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया। पहले क्वेश्चन में कहा गया है टिल विच सेंचुरी मुगल कंट्रोल्ड नियरली ऑल ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट। तो देखिए, किस सब कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, तो इंडिया की यहाँ पर बात हो रही है। तो आपको बताना है जो मुगल एम्पायर है वो मेनली कौन से सेंचुरी तक, मतलब किस सेंचुरी तक पूरे भारत पे उसने कंट्रोल कर लिया था। पूरे भारत पे उसने एक तरीके से कह सकते हैं कंट्रोल कर चुकी थी मुगल एम्पायर। तो ये है 17th सेंचुरी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। और अगर पूछा जाए कब स्टार्ट हुई मुगल एम्पायर के एस्टेब्लिशमेंट कब हुई है, तो 1526 में हुई थी, जब पहला बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया था। और किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो ये भी याद रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। उससे पहले दिल्ली सल्तनत चलती थी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया टुडे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देखिए, अगर आज देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है, मतलब कोई भी अगर प्राइम मिनिस्टर होता है तो क्या होता है, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन। तो हम लोग का इंडिपेंडेंस डे कब होता है, 15 अगस्त को होता है। तो इंडिपेंडेंस डे वाले दिन क्या करते हैं कि ये जो एक जगह है वहां से जाके अपना भाषण देते हैं। वही पूछा गया है, जो भाषण दिया जाता है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, वो कहाँ से दिया जाता है। और जहाँ से दिया जाता है वो पहले मुगल का रेसिडेंस हुआ करता था, वहाँ मुगल एम्परर पहले रहा करते थे। और ये क्या है, ये है ताजमहल नहीं है, ठीक है, ना ही ये आगरा फोर्ट है, ये क्या है, लाल किला है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। रैम्पार्ट का मतलब होता है प्राचीर। तो जो रेड लाल किला है उसकी प्राचीर से भाषण दिया जाता है, संबोधित किया जाता है पूरे देश को। ठीक है, यहाँ से देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी मुगल की बात हो रही है। मुगल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है जानना। मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ ट्रू ग्रेट लिनेजेस ऑफ रूलर। देखिए, यहाँ पर अगर देखी जाए बात, तो मुगल जो है वो मेनली दो मतलब ये जो इनकी जो हायरार्की है, या एक ये जो हेरिडिटी, बहुत बड़े रूलर रहे हैं। मदर साइड से अगर देखा जाए तो ये डिसेंडेंट्स किसके हैं, चंगेज खान के हैं। ठीक है, चंगेज खान बोला जाता है लेकिन जी लिखा जाता है। तो मदर साइड से अगर देखेंगे तो इनका जो मम्मी की जो साइड है वो किधर की ओर है, चंगेज खान से आती है। मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर चंगेज खान का खून दौड़ता है, ठीक है, मदर साइड से। और चंगेज खान की डेथ कब हुई थी, 1227 में हुई थी। आपको बताया था हमने दिल्ली सल्तनत वाले में कि चंगेज खान भारत में एंट्री करने की कोशिश करता है इल्तुतमिश के टाइम पे, लेकिन इल्तुतमिश कुछ ऐसी पॉलिसीज थी उसकी, कुछ ऐसी डिप्लोमेसी थी जो इसको रोक देता है। इसके बाद आते हैं मंगोल रूलर की बात करी जाए। ये मतलब जो चंगेज खान था वो कहाँ का रूलर था, तो मंगोलिया, मंगोल का रूलर था। और मेनली ये जो रूलर्स थे ये मेनली चाइना और सेंट्रल एशिया में पूरा इन लोगों का कब्जा था। फादर साइड से अगर देखा जाए तो फादर साइड से बहुत स्ट्रांग थे, तो तिमूर के सक्सेसर्स थे। ठीक है, तिमूर आप लोग ने सुना होगा तिमूर के बारे में कि तिमूर भी भारत में आया था, आक्रमण किया था, और इसकी डेथ हुई है 1404 में। ठीक है, और ये रूलर कहाँ का है, तो ये रूलर है ईरान का, इराक का, और जो आज का मॉडर्न टर्की है वहाँ का रूलर है तिमूर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया मुगल्स वर प्राउड ऑफ देयर तिमुरिड एंसेस्ट्री। देखिए, मुगल जो थे वो बहुत प्राउड थे तिमुरिड एंसेस्ट्री के, नॉट लीस्ट ऑफ ऑल बिकॉज द ग्रेट एंसेस्टर्स हैज कैप्चर्ड दिल्ली इन। अब देखिए, आपको बताना है जो तिमूर था उसने दिल्ली को कब कैप्चर किया था, तो ये कैप्चर किया था 1398 में। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। मेनली यही पूछा गया है कि तिमूर ने भारत पे कब कैप्चर किया था, भारत को कब कैप्चर कर लिया था, दिल्ली को कब कैप्चर कर लिया था, तो वो 1398 में कैप्चर किया था। और मेनली अगर आप देखेंगे तो उस समय दिल्ली सल्तनत चल रही थी, तब मुगल पीरियड नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया कैनन्स। अब देखिए, कैनन्स जो थे वो इंपॉर्टेंट एडिशन इन 16th सेंचुरी वॉरफेयर। तो 16th सेंचुरी में जो वॉर हो रहे थे, 16th सेंचुरी का मतलब होता है 1501 से लेके 1600 तक, तो इसको 16th सेंचुरी बोला जाता है। ये मत सोचिएगा 16th सेंचुरी का मतलब 1601 से लेके 1700 तक है, ये 17th सेंचुरी हो जाएगी, मतलब ये वाला टर्म देखा जाता है। ठीक है, तो 16th सेंचुरी की अगर बात करी जाए तो इम्पॉर्टेंट एडिशन हुआ था किसका, कैनन का। मतलब एक तरीके से कैनन का आविष्कार हुआ, और जितने भी लड़ाइयाँ होती थी उसमें कैनन का इस्तेमाल होने लग गया था। ठीक है, हु यूज दम इफेक्टिवली इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब बैटल ऑफ पानीपत जो हुआ था उसको, उसमें इफेक्टिवली इस कैनन को किसने यूज किया था, तो बैटल ऑफ पानीपत में अकबर थे ही नहीं, तो कौन कौन थे इसमें, तो बाबर और इब्राहिम लोदी था। अब बाबर अगर आप देखेंगे तो बाबर जीता, इसका मतलब बाबर ने ही कैनन को इफेक्टिवली यूज किया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर
5th में कहा गया है बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर। देखिए बाबर की बात हो रही है, पहला मुगल एम्परर जो है जिसका नाम है बाबर, इसकी जो शासनकाल रहा है 1526 से 1530 तक रहा है, मतलब एक तरीके से 4 साल आप बोल सकते हैं इसने शासन किया, रूल किया है। सक्सीडेड टू द थ्रोन ऑफ फरगना इन 1494। देखिए इसको फरगना का मतलब एक तरीके से थ्रोन मिलता है 1494 में, मतलब ये आपको ईयर दिया गया है किस ईयर में उसको फरगना का थ्रोन मिला था, तो 1494 में मिला था। तब वो कितने साल का था, तो वो 12 साल का था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप इससे जान सकते हैं कि वो पैदा कब हुआ। ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन, लेकिन बाद में क्या था, उसके मतलब उसके परिवार में ही कुछ ऐसे लोग थे जिसने उसको उसके थ्रोन से क्या कर दिया था, हटा दिया था। ठीक है, ड्यू टू इन्वेजन ऑफ अदर मंगोल ग्रुप, मतलब दूसरे मंगोल ग्रुप आ गए थे और उन्होंने क्या कर दिया था, इसको उसके थ्रोन से हटा दिया था। और मंगोल ग्रुप को क्या कहा गया, उज्बेक्स कहा गया है। ठीक है, फिर बाद में ये और भटकता रहता है, फिर काबुल पहुंचता है, तो वही क्वेश्चन अगले में पूछा गया है। आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग, तो देखिए बहुत साल तक भटकता रहता है बाबर, और बाद में क्या करता है, कुछ साल तक भटकने के बाद ये काबुल को कैप्चर करता है। अब आपसे पूछा गया है काबुल को कब कैप्चर किया था, किस ईयर में, तो 1504 1504 में उसने काबुल को कैप्चर किया था। 7th क्वेश्चन पे आते हैं। 7th क्वेश्चन में कहा गया इन 1526, देखिए 1526 का मतलब यह है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। याद रखिएगा 3 बैटल हुए हैं पानीपत के। ठीक है, फर्स्ट जो हुआ है वो किसके किसके बीच में हुआ, तो वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बाबर है एक तरफ और दूसरा कौन है, इब्राहिम लोदी है। ठीक है, थर्ड हम आपको बताते हैं, सेकंड आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा सेकंड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में हुआ था। ठीक है, थर्ड आपको बता देते हैं, तो अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, और बैटल ऑफ पानीपत क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो लड़ाई हुई थी पानीपत के मैदान में हुई थी। ठीक है, इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली। अब देखिए किसकी बात हो रही है, ही का मतलब कौन है जिसने सुल्तान ऑफ दिल्ली को डिफीट किया है, तो ये है बाबर। अब बाबर ने सुल्तान ऑफ दिल्ली को डिफीट किया था, लेकिन किस सुल्तान को डिफीट किया है, तो सिकंदर लोदी को नहीं डिफीट किया, किसको डिफीट किया है, इब्राहिम लोदी को डिफीट किया है। अच्छा, लोदी डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा बात ये याद रखिए कि लोदी डायनेस्टी का जो फाउंडर था वो कौन था, बहलूल लोदी था। इस बहलोल था, तो और इसके बाद कौन आता है, इसके बाद आया सिकंदर लोदी, और इसके बाद कौन आया, इब्राहिम लोदी। ठीक है, और यही लास्ट रूलर है लोदी डायनेस्टी का। ठीक है, और फिर क्या किया था, दिल्ली और आगरा पे एक तरीके से शासन करने लग गया था, कैप्चर कर लिया था बाबर ने। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। 8th क्वेश्चन में कहा गया है द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रीमो। देखिए प्राइमोजेनिचर की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, वेयर द डैश इनहेरिटेड हिज फादर्स एस्टेट। देखिए मुगल जो थे वो प्राइमोजेनिचर में बिलीव नहीं करते थे, क्यों, और क्यों, मतलब उनका एक तरीके से कल्चर कह सकते हैं इसको, कि कल्चर था कि प्राइमोजेनिचर पे बिलीव नहीं करते थे। अब ये प्राइमोजेनिचर क्या होता है, कि जो संपत्ति होती है, मतलब फादर की जो संपत्ति होती है, ठीक है, वो किसको दी जाती है, तो सबसे बड़े लड़के को दी जाती है, मतलब एल्डेस्ट सन को दी जाती है। तो इस पे वो लोग विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, और हुमायूं ने यही किया था। हुमायूं जब शासक बना, ठीक है, तो उसने क्या किया था कि जो बाबर ने जो भी संपत्ति जीती थी भारत में, उसको डिवाइड कर दिया था पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग भाइयों को दे दिया था, जिसकी वजह से एम्पायर क्या हो गया था, वीक हो गया था। और फिर क्या किया था, शेर शाह सूरी ने इस पे अटैक करके इसको हरा दिया था, और मतलब बाहर भी निकाल दिया था। ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में, जिसमें हम लोग ने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर 9th क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंस्टेड दे फॉलोड। अब देखिए यहाँ पर प्राइमोजेनिचर को ये लोग फॉलो नहीं करते थे, तो क्या फॉलो करते थे, दे फॉलोड द मुगल एंड तिमुरिद कस्टम को ये लोग फॉलो करते थे, ऑफ को पार्सनरी। अब देखिए ये लोग जो फॉलो करते थे वो को पार्सनरी इनहेरिटेंस था। ठीक है, मेनली इसमें क्या होता था कि जो इनहेरिटेंस था, मतलब जो भी संपत्ति होती थी वो सारे लड़कों में बराबर की बांटी जाती थी। ठीक है, तो ये बात जो कही गई बिल्कुल सही है, तो मुगल्स इसी पे ही चलते थे, इसी को ही फॉलो करते थे। नेक्स्ट में आते हैं, द मदर ऑफ डैश वॉज कचवाहा प्रिंसिपल। अब देखिए कचवाहा एक ये कह सकते हैं राजपूत का एक कास्ट है कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि ये गोत्र टाइप का है। ठीक है, अब आपको पता है किसकी मदर जो थी वो कचवाहा प्रिंसेस थी, तो ये थी जहांगीर की। ठीक है, तो जहांगीर की मदर जो थी वो क्या थी, कचवाहा प्रिंसेस थी। और ये डॉटर थी किसकी, आमेर के जो राजपूत रूलर थे,
ठीक है, उनकी ये क्या थी, डॉटर थी। द मदर ऑफ शाहजहां वॉज राठौड़ प्रिंसेस, देखिए शाहजहां की जो मदर थी वो कौन थी, तो वो राठौड़ प्रिंसेस थी। डॉटर ऑफ राजपूत ऑफ मारवाड़ जोधपुर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि जो जहांगीर है, जहांगीर की जो माता जी हैं या मदर हैं वो कछवाहा प्रिंसेस थी, और जो शाहजहां की मदर है वो राठौर प्रिंसेस थी। दोनों दोनों राजपूत के ही कहीं ना कहीं वंशज थे, या ये कह सकते हैं राजपूत का भी उनमें खून बह रहा था, क्योंकि मदर दोनों की क्या थी, राजपूत थी। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th में देखिए क्या कह रहा है। द सिसोदिया राजपूत ऑफ डैश रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द मुगल अथॉरिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए पूछा गया है सिसोदिया राजपूत जो हैं, कहाँ के सिसोदिया राजपूत ने बिल्कुल मना कर दिया था कि वो मुगल की अथॉरिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत थे उन्होंने क्या कर दिया था, मना कर दिया था मुगल की अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से, ठीक है, अधीनता मतलब स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे। सेकंड 12th क्वेश्चन देखिए क्या रहा है। दोज हु जॉइन डैश सर्विस वर कॉल्ड मनसबदार्स। अब देखिए मनसबदार क्या होते थे, तो देखिए मनसब हुआ करती थी, मनसब एक तरीके से कह सकते हैं रैंक हुआ करती थी, ठीक है। जैसे आज देखेंगे अधिकारी होते हैं, वैसे ही मनसब होते थे, अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग मनसब होते थे, ठीक है। तो मनसब जो थे वो कौन थे, तो जो मुगल सर्विस करते थे, जो मुगल सर्विसेज को ज्वाइन करते थे उनको क्या कहा जाता था, मनसब कहा जाता था। 13th क्वेश्चन में आते हैं, इन हुज रेन द जागीर्स वर केयरफुली एक्सेस। देखिए जागीर्स को केयरफुली एक्सेस किया जाता है, और साथ ही साथ रेवेन्यू जो थी उस वो जो रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ मनसबदार, मतलब जो एक तरीके से रेवेन्यू हुआ करती थी, ठीक है, एक्सेस किया गया, तो उनकी जो सैलरी है वो मेनली बराबर है किसके, मनसबदार की सैलरी के बराबर थी। तो ये किस में होता था, तो ये जो मतलब ये जो पॉलिसी थी वो किसकी थी, अकबर की थी। तो अकबर ने चीज स्टार्ट करी थी, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट पे आते हैं, 14th क्वेश्चन में कहा गया अकबर नामा वॉज रिटन बाय, अकबर नामा किसने लिखा है, तो अबुल फजर ने लिखा है। अकबर आंसर गलत है, ठीक है, ये मत सोचिएगा कि अकबर नामा में अकबर नाम है तो अकबर ने लिखा है, नहीं, अबुल फजल ने लिखा है। 15th क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कहा गया मेहरुनिसा मैरिड द एम्परर डैश इन 1611। अब देखिए मेहरुनिसा ने किससे शादी करी है, किस एम्परर से शादी करी है, तो ये शादी करी है जहांगीर से, ठीक है। तो मेहरुनिसा किसकी पत्नी है, तो जहांगीर की पत्नी है, याद रखिएगा। और फिर बाद में टाइटल दिया गया किसका, नूरजहां का। अच्छा दो चीज याद रखिएगा, एक मुमताज है, ठीक है, मुमताज महल, जिसमें जिसकी याद में क्या बनाया गया, ताजमहल बनाया गया, ठीक है, ये किसकी पत्नी है, तो ये शाहजहां की पत्नी है, ठीक है। और दूसरी कौन है, मेहरुनिसा है, जिसको नूरजहां कहा गया है, तो नूरजहां किसकी पत्नी है, जहांगीर की पत्नी है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है दोनों में, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। 16th क्वेश्चन में कहा गया डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द 20th ईयर ऑफ डैश रेन। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि 20th ईयर किसका, किसके रेन की बात हो रही है, किसके शासनकाल की बात हो रही है, ठीक है। तो शाहजहां के शासनकाल की बात हो रही है कि अगर 20वें साल की बात करी जाए तो हाईएस्ट रैंकिंग ऑफ मनसबदार वर ओनली 445 इन नंबर ऑफ टोटल ऑफ 8000, मतलब टोटल 8000 मनसबदार हुआ करते थे, जिसमें 445 ऐसे थे जिनमें जिनकी हाईएस्ट रैंकिंग हुआ करती थी, जिनको हाई रैंक दी गई थी मनसबदार में, ठीक है, मतलब जो हाई मनसब जिनको दिया गया था वो 445 थे, ठीक है। टोटल कितने हुआ करते थे, 8000 हुआ करते थे। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया, देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द टर्म मनसबदार रिफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ मनसब मीनिंग अ पोजीशन और अ रैंक। तो हमने आपको बताया था मनसब का मतलब क्या होता है, मनसब का मतलब होता है कोई पोजीशन या कोई रैंक। जैसे आज कोई अधिकारी बनता है, ऑफिसर बनता है, तो ऑफिसर में एक पोस्ट होती है, ठीक है, तो वही पोस्ट पहले क्या कहलाती थी, मनसब कहलाती थी, और अलग अलग तरीके के मनसब होते थे, इसलिए अलग अलग तरीके की पोस्ट होती थी। बात बिल्कुल सही है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। सेकंड में कहा गया इट वाज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स। अब देखिए ये जो मनसबदारी सिस्टम है, जो मनसब है, वो एक तरीके का क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम है, और उससे क्या होता था कि रैंक को फिक्स किया जाता था, सैलरी भी फिक्स करी जाती थी, और मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फिक्स करी जाती थी। इसका मतलब जिसको ज्यादा मनसब मिलेगा उसकी मतलब रैंक अच्छी है, सैलरी मतलब जिसका मनसब ज्यादा मतलब सैलरी ज्यादा होगी, और कहीं ना कहीं जिसका मनसब बड़ा होगा उसकी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा होगी। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, 18th क्वेश्चन में कहा गया रैंक्स एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जाट। अब देखिए यहाँ पर बात करी गई जत की, बात करी गई जाट बोले इसको, तो रैंक और जो सैलरी होती थी वो एक मतलब एक न्यूमेरिकल वैल्यू डिटरमाइन करी जाती थी, किससे, जात से, ठीक है।
मतलब जो रैंक और सैलरी है, अब ज़ात क्या है, ज़ात एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, उसी से ही पता चलता था कि रैंक क्या होगी या सैलरी क्या होगी उस पर्सन की जिसको वो मनसब दिया गया है, ठीक है। द हायर द ज़ाट, अब देखिए ज़ाट जो है वो जितना ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसकी जो पोजीशन है वो उतनी ज़्यादा प्रेस्टिजियस है, उतनी अच्छी पोजीशन पे है वो, और उसकी जो सैलरी होगी वो भी ज़्यादा होगी। बात बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर भी बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं स्टेटमेंट 3, देखिए ये भी मनसबदारी से ही रिलेटेड है। मनसबदार्स मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रिक्वायर्ड हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार और कैवलरी मैन। अब देखिए यहाँ पर बहुत जरूरी आपको समझना है कि मनसबदार का काम क्या है। तो मनसबदार की एक मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो ये है कि उसको क्या करना होता था कि घुड़सवारों को मेंटेन रखना होता था, मतलब घुड़सवार उसके पास होने चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई भी वॉर होती है, कोई भी बैटल होता है, तो उसमें जरूरत पड़े तो इन्हीं मनसबदारों से घुड़सवारों को मांगा जाए या बुलाया जाए, जिससे उनको बैटल में ले जाया जा सके। द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू। अब देखिए क्या होता था, मनसबदार क्या करते थे, ये जो घुड़सवार होते थे इनको बुलाते थे, रिव्यू के लिए बुलाते थे, और फिर इनको रजिस्टर भी करते थे। मतलब ऐसा होता था कि कैवलरी मैन जो घुड़सवार होते थे उनका नाम और जब जो भी चीजें वो सब लिखी की जाती थी, और उनके हॉर्सेस पे ब्रांडिंग करी जाती थी, मतलब ठप्पा टाइप का लगाया जाता था, ठीक है, दागा आता था उनको, और उस हिसाब से फिर इनको क्या किया जाता था, मनी दी जाती थी, पैसा दिया जाता था, ठीक है, और सैलरी मतलब पैसा ये कह सकते हैं, सैलरी दी जाती थी उसी हॉर्स के हिसाब से, ठीक है। मतलब हॉर्स को क्योंकि मेंटेन करना है तो कहीं ना कहीं पैसा तो देना पड़ेगा, और ये कौन कर रहा है, तो ये सब काम मनसबदार कर रहा है। तो बोथ स्टेटमेंट यहाँ पर भी सही है, 20-30 स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएगा। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। एक्सप्लेन द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ मुगल एम्पायर। देखिए मुगल एम्पायर का रेवेन्यू सिस्टम क्या था। तो जो मेन सोर्स था इनकम का, याद रखिएगा, मुगल एम्पायर में जो मेन सोर्स है रेवेन्यू का वो क्या है, वो टैक्स। और कैसा टैक्स है, जो पीजेंट्स पे टैक्स लगता था, मेनली लैंड रेवेन्यू आप कह सकते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी चीज अगर उगती थी तो उस पे टैक्स देना पड़ता था, और वही मेन सोर्स था मुगल रूलर्स का। इन मोस्ट प्लेसेस पीजेंट्स पेड हाई टैक्सेस थ्रू द रूरल एलाइट्स, दैट इज द हेडमैन और द लोकल चीफटेन। अब देखिए कुछ ऐसी प्लेसेस होती थी जहां पे पीजेंट्स क्या करते थे, ज्यादा टैक्स देते थे, ठीक है, और किसके थ्रू देते थे, तो थ्रू मतलब जो गांव में बड़े लोग होते थे उनके थ्रू क्या करते थे, ज्यादा टैक्स देते थे। द मुगल्स यूज्ड वन टर्म। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म यूज किया है मुगल ने, मुगलों में जमींदार का टर्म यूज किया गया है टू डिस्क्राइब ऑल इंटरमीडियरीज वेदर दे वर लोकल हेडमैन ऑफ द विलेज और पावरफुल चीफटेन। अब देखिए ये इंटरमीडिएट, ये जो जमींदार हैं क्या होते थे, मेनली ये टैक्स कलेक्टर्स हुआ करते थे, जो क्या करते थे, टैक्स को कलेक्ट करते थे, और ये मेनली लोकल हेडमैन भी हो सकते थे, विलेज के वो हेड भी हो सकते थे, या पावरफुल सरदार भी हो सकते थे, ठीक है। तो रेवेन्यू सिस्टम याद रखिएगा, रेवेन्यू सिस्टम कैसा है, तो रेवेन्यू सिस्टम मेनली लैंड रेवेन्यू पे बेस था, ठीक है। 21st क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन जब्ती सिस्टम। जब्ती सिस्टम क्या है, तो ये भी एक लैंड रेवेन्यू का ही सिस्टम आप इसको कह सकते हैं। तो अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे उनका नाम याद रखिएगा टोडरमल है। कैरीड आउट केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड। देखिए टोडरमल ने क्या किया है, सबसे पहले सर्वे किया, जो क्रॉप यील्डिंग हो रही थी, मतलब कुछ ऐसे खेत थे जहां कम प्रोडक्शन हो रहा है, कुछ ऐसे खेत है जहां ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब सर्वे पहले किया गया, ठीक है। प्राइजेज एंड एरियाज कल्टीवेटेड फॉर अ 10 पीरियड। देखिए जो सर्वे किया गया है उसमें उस खेत का जो भी प्राइस है, मतलब जो भी यील्ड हो रही है, ठीक है, तो जो भी यील्ड हो रही है, जितना एरिया कल्टीवेट हो रहा है, 10 साल तक पहले उसको कैलकुलेट किया जाता था, कल्टीवेट नहीं कैलकुलेट किया जाता था। तो जितना, जैसे मान लीजिए पहले साल में कल्टीवेशन 1 कुंटल का हुआ, दूसरे साल 1 कुंटल का हुआ, तीसरे साल आधे कुंटल का हुआ, तो सबका एवरेज निकालते थे, और फिर उस एवरेज निकाल के क्या करते थे, मतलब एक तरीके से उस पे लैंड रेवेन्यू को फिक्स किया था कि इस लैंड पे इतनी रेवेन्यू दी जाएगी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा टैक्स वाज, फिर क्या करते थे, टैक्स को फिक्स किया जाता था ऑन ईच क्रॉप इन कैश। और जो रेवेन्यू ली जाती थी किसमें ली जाती थी, कैश में ली जाती थी, मतलब नगद में ली जाती थी। ईच प्रोविंस वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स। अब देखिए प्रोविंस को रेवेन्यू सर्कल्स में डिवाइड किया गया है विद इट्स ओन शेड्यूल ऑफ रेवेन्यू रेट्स फॉर इंडिविजुअल क्रॉप, और अलग अलग रेवेन्यू रेट्स होते थे अलग अलग क्रॉप के लिए। और इसी सिस्टम को क्या कहते हैं, जब्त कहते हैं। तो जब्त में याद रखिएगा 10 साल के लिए क्या करते थे, उसका एवरेज निकालते थे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, और फिर क्या करते थे, उस पर टैक्सेशन लगाते थे। तो इसी को जब्ती सिस्टम या जब्त कहते हैं, ठीक है। इसमें और एक और बात कही गई, इट वाज प्रिवलेंट इन दोज एरियाज वेयर मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स कुड सर्वे द लैंड एंड कीप वेरी केयरफुल अकाउंट। देखिए उन्हीं एरियाज में ये एप्लीकेबल था
जहां पर का क्या किया गया, सर्वे किया गया, क्योंकि पूरा भारत बहुत बड़ा है, हर जगह तो सर्वे कर नहीं सकते, तो जहां जहां सर्वे किया गया है, जहां अकाउंट्स केयरफुली रखे जा रहे हैं, वहीं पर ये जब्ती सिस्टम एप्लीकेबल था। दिस वाज नॉट पॉसिबल इन प्रोविंसेस सच एज गुजरात और बंगाल। अब देखिए जहां पर ये दबदबा नहीं है, जहां पर रूल ये नहीं कर पा रहे हैं, जैसे गुजरात हो गया, बंगाल हो गया, वहां पर अगर आप देखेंगे कि जो जब्ती सिस्टम है उसको लागू नहीं किया गया है। अकबरनामा पे देखिए एक शॉर्ट नोट लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अकबर ऑर्डर्ड वन ऑफ हिज क्लोज फ्रेंड, देखिए अबुल फजल, आपको पता होगा 9 ज्वेल्स थे अकबर के, जिसमें एक कौन था, अबुल फजल भी था। और अबुल फजल को ऑर्डर करता है अकबर कि उसके रेन मतलब उसका जो शासनकाल है उसके बारे में, मतलब मुगल का जो शासनकाल है उसके बारे में लेख लिखने को, हिस्ट्री लिखने को। अबुल फजल ने क्या किया, 3 वॉल्यूम लिखे, ठीक है, अकबर रेन के 3 वॉल्यूम लिखे और उसका नाम क्या रखा, अकबरनामा रखा। द फर्स्ट वॉल्यूम डेल्ट विद अकबर्स एंसेस्टर्स, देखिए पहला जो वॉल्यूम है, 3 वॉल्यूम है याद रखिए, जिससे पहला जो वॉल्यूम है वो किस चीज से रिलेटेड है, अकबर के एंसेस्टर से। अब अकबर का एंसेस्टर कौन कौन है, तो बाबर हो गया और हुमायूं हो गया, ठीक है। सेकंड वॉल्यूम किससे रिलेटेड है, इवेंट्स ऑफ अकबर इन, मतलब अकबर का शासनकाल कैसा है उसके बारे में है। थर्ड वॉल्यूम जो है वो क्या कहलाता है, आयन ए अकबरी कहलाता है। तो आपसे अगर ये पूछा जाए आयन ए अकबरी क्या है, तो आयन ए अकबरी किसने लिखा है, अबुल फजल ने ही लिखा है, याद रखिएगा, ठीक है। और तीसरा वॉल्यूम है मतलब इसका अकबरनामा का तीसरा वॉल्यूम जो है वो आयन अकबरी कहलाता है। इट डील्स विद अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन, अब देखिए अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन से डील करता है, हाउस होल्ड से डील करता है, आर्मी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, रेवेन्यूज जो थी, ठीक है, ज्योग्राफी जो थी उसके एम्पायर की, तो इन सब की वो इंफॉर्मेशन देता है। It also provides rich details about traditions and culture of the people living in India, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैसे लोग रहते थे, उनका ट्रेडिशन क्या था, कल्चर क्या थे, तो इन सब के बारे में भी कहीं ना कहीं ये डील करता है आईने अकबरी। द मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट अबाउट द आईने अकबरी इज इट्स रिच स्टैटिस्टिकल डिटेल्स अबाउट थिंग्स एज डाइवर्स एज क्रॉप्स यील्ड। अब देखिए मेनली अगर देखेंगे आप यहाँ आईने अकबरी में क्रॉप कैसे होते हैं, ठीक है, यील्डिंग कैसी होती है, प्राइजेस कैसे थे, वेजेस कैसी थी, रेवेन्यूज कैसी थी, मतलब स्टैटिस्टिक्स, थोड़ी सी मैथमेटिकल जो चीज़ें हैं वो भी इसमें आईने अकबरी में बताई गई है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा और भी एमसीक्यूज हैं जो प्लेलिस्ट में लगा दिए गए हैं, प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग देख सकते हैं और अपना रिविजन अच्छे से कर सकते हैं। तो सभी को गुड लक। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।